अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग बिजनेस प्रोफेशन का फास्ट ट्रैक रिवीजन देख रहे थे, जिसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कौन सा सेक्शन देख रहे थे? तो सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 के बारे में हम लोग अपनी चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में भी देखा था। अब डीप डिस्काउंट बॉन्ड के बारे में चर्चा करते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड का ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि आपका प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट होकर आपका 31/3/2017 को आपका यहाँ पर एंड हो जाता है। ये प्रीवियस ईयर है। अगर मान लो डीप डिस्काउंट बॉन्ड जो है इस पीरियड के बीच में जो है वो इशू किया गया था, कितने कब इशू किया गया था? बीच में इशू किया था 10,000 में, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू आगे चलकर कहीं पर भी फ्यूचर में मान लो किसी प्रीवियस ईयर में मैच्योर होगा 4-5-10 सालों के बाद, तो 25,000 आपकी मैच्योरिटी वैल्यू रहेगी। अब जहाँ तक बात करते हैं कि 31st को, तो आपका 31st को हर प्रीवियस ईयर के एंड में आपकी वैल्यू को अपडेट किया जाता है। मान लो कि वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका उस बॉन्ड का जब वैल्यूएशन हुआ 31 मार्च को, तो वैल्यू जो है 11,000 आपका वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताया। ठीक है, जिस सर्विस वैल्यूएशन आपने करवाया। तो अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये 10,000 और 11,000 के डिफरेंस को इंटरेस्ट बोला जाएगा, और इंटरेस्ट जो बोला जाएगा वो बिजनेस इनकम या फिर अदर सोर्स बोलकर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। यानी कि 1,000 रुपये का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट लगा। ठीक है, तो ये तो पहली बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट लगा 1,000 रुपये का, वो आपका इनकम कहलाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर अगले प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, ठीक है, अगले प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, तो मान लो कि 10,000 में इशू किया गया था, 10,000 में इशू किया गया था, मैच्योरिटी वैल्यू 25,000 है। आगे चलकर 8-9 सालों के बाद मान लो मैच्योरिटी वैल्यू 25,000 है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर 31 मार्च यानी कि प्रीवियस ईयर के एंड को 11,000 वैल्यू है। ठीक है, 11,000 वैल्यू है आपकी। तो यहाँ पर जो ये जो डिफरेंस था, इसको आपने क्या किया था, यहाँ पर इंटरेस्ट बोलकर ये 1,000 का अमाउंट को आपने रिकॉग्नाइज बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल किया था, बिजनेस इनकम बोलकर टैक्सेबल किया था। अब जहाँ तक बात आती है कि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में, अब यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर का नाम देते हैं 1 अप्रैल 16, ये आपका 31/3/2016 और 17, और उसके बाद 31/3/2018। ठीक है, अब इस प्रीवियस ईयर में, अब जहाँ तक बात करते हैं कि अपडेट की वैल्यू कुछ भी हो, अपडेट की वैल्यू मान लो 13,000 थी, लेकिन उससे पहले पहले क्या किया गया, बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर दिया गया। उससे पहले पहले बॉन्ड को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ट्रांसफ़र कितने में किया गया? 11,500 में किया गया 11,500 में किया गया। तो ये आपका जो आपने 11,000 पे अपडेट किया था और 11,500, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 500, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी बात के बारे में डीप डिस्काउंट बॉन्ड में अलग से प्रोविजन लिखा गया है कि कैपिटल गेन का कैसे ट्रीटमेंट होगा, और आपका इंटरेस्ट इनकम बोलकर कैसे ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट का इनकम बोलकर कैसे ट्रीटमेंट होगा। डीप डिस्काउंट के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर देख लेते हैं, तो मान लो कि इसी को हम लोग 3 साल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 3 साल का एग्जांपल लेते हैं। ये आपका पहला प्रीवियस हो गया, ये आप देख गौर करना, पहला प्रीवियस ईयर हो गया, इसका एंड हो गया। इसके बाद जो है आपका दूसरा प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, दूसरा प्रीवियस ईयर हो गया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि दूसरे प्रीवियस ईयर का आपका एंड यहाँ पर होता है, ये एंड नहीं है, दूसरे प्रीवियस ईयर का एंड यहाँ पर होता है। उसके बाद ये तीसरा प्रीवियस ईयर का एंड डेट से पहले पहले करके बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर मान लो कि 1 अप्रैल आपका, उसके बाद 31 मार्च अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर का, फिर आपका एक 31 मार्च। ठीक है, और ये भी आपका 31/3। अब मान लो कि अक्टूबर के महीने में ही सोल्ड कर दिया गया था। तो अब जब आपका ये जो क्या बोलते हैं 2.5 लाख का मान लो, 2.5 लाख का मान लो कि आपका इशू वैल्यू था, मतलब, और 3 साल के बाद जाके चौथे साल में जाके मान लो कि 5 लाख में उसको मैच्योर किया जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि 2.5 लाख की बात जहाँ तक करते हैं, तो हर प्रीवियस ईयर के एंड को आपको क्या करना है, 2,70,000 ये बोल के आपको क्या करना है, ये आपको इंटरेस्ट बोल के रिकॉग्नाइज करना है। इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो गया, 20,000 हो गया। 20,000 आपका इनकम कहलाएगा, बिजनेस इनकम या फिर अदर सोर्स में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर आता है 2,90,000 इस प्रीवियस ईयर एंड और इस प्रीवियस ईयर एंड का।
ठीक है। अब यहाँ पर परचेज वैल्यू से आपने देखा था, और यहाँ पर इस प्रीवियस ईयर और इस प्रीवियस ईयर का इंड का जो वैल्यू है यहाँ पर अपडेट किया गया, वैल्यूएशन किया गया इस तारीख को, ठीक है, 31 मार्च को, अगले प्रीवियस ईयर एंड में। ये फर्स्ट प्रीवियस ईयर, सेकंड प्रीवियस ईयर और थर्ड प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो गया, यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट 20,000 हो गया। लेकिन यहाँ पर मान लो कि 3 लाख में बेच दिया गया। अब प्रीवियस ईयर एंड होने से पहले पहले ही 3 लाख में बेच दिया गया, तो जो भी बॉन्ड बेच दिया गया उस पर जो आपका कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पर ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और जीरो कूपन बॉन्ड तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जाना था। ठीक है, तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड का यही कंसेप्ट होता है। इसी को आप टेक्निकली कैसे भी लिखा हुआ रहता है प्रोविजन में। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड के बारे में हमने क्या जाना, हमने यहाँ पर जाना कि मैच्योरिटी पर लमसम अमाउंट पे किया जाता है और डायरेक्ट जो होता है वो पे किया जाता है। बीच में इसमें कोई ब्याज वगैरह सब इसमें भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट को अपडेट करते जाना है और रिकॉग्नाइज करते जाना है। मतलब सबसे पहले आपका परचेज प्राइस होता है और परचेज प्राइस से जो 31 मार्च फर्स्ट प्रीवियस ईयर जिसमें ख़रीदा था उसके डिफरेंस को इंटरेस्ट बोलकर टैक्सेबल किया जाएगा। फिर आपका इस 31 मार्च से इस 31 मार्च का जो डिफरेंस होगा उसको भी इंटरेस्ट बोलकर टैक्सेबल किया जाएगा। उसके बाद जब बेचा जाएगा तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बतौर आपका क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल हमेशा ही माना जाएगा, लेकिन अगर बतौर स्टॉक इन ट्रेड ये बॉन्ड होल्ड करके रखा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका बिजनेस इनकम कहलाएगा। ठीक है, वो आपका बिजनेस इनकम कहलाएगा। और अगर बेचा नहीं गया होता, अगर रिडीम हो गया होता, यहाँ पर ट्रांसफ़र ना करके मान लो कि रिडीम हो गया होता, तो ये जो डिफरेंस है 31 मार्च का जो आपका प्राइस था और ये वाला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी आपको इंटरेस्ट बोलकर बिजनेस इनकम की तरह या फिर अदर सोर्स में आपका रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मैच्योरिटी वाला प्रीवियस ईयर होता है, मैच्योरिटी वाले प्रीवियस ईयर में जो आपका फेस वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू में जो आपका डिफरेंस होता है उस पर TDS काटा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर TDS काटने के लिए मैच्योरिटी वाले प्रीवियस ईयर में जैसे कि इंटरेस्ट बोलकर आप रिकॉग्नाइज करते हो, TDS काटते वक्त में आपको फेस वैल्यू से कंपेयर करना है, फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। ठीक है, जितना आपका इशू किया था उस वक्त फेस वैल्यू जो था और मैच्योरिटी वैल्यू जो होगी उन दोनों को कंपेयर करके आपको क्या करना है, आपको आपको मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ ईयर टू ईयर जो है कंपनी रिकॉग्नाइज करते आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर आपको क्या बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है। अब जहाँ तक बात करते हैं जो ईयर टू ईयर बेसिस पर, मान लो कि अगर आपको डिडक्शन लेना है मतलब TDS काटना है, मतलब आपको यहाँ पर बोला गया है कि भले ही आपने ईयर टू ईयर बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया हुआ है, ईयर टू ईयर बेसिस पर आप इंटरेस्ट बोलकर रिकॉग्नाइज करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो TDS आप काटोगे, जिस वक्त बंदे को पेमेंट करते रहोगे, जो होल्डर होगा उसको पेमेंट करते रहोगे, उस वक्त आप उसका TDS काट लेना एक ही टाइम पर। आप मतलब आप भले रिकॉग्नाइज करते चले जाओ, लेकिन TDS आपको लास्ट में जाकर काटना है, मैच्योरिटी वाले प्रीवियस ईयर में जाकर काटना है। लेकिन अगर CBDT सर्कुलर ने बोला कि अगर आप ईयर टू ईयर बेसिस पर यानी कि एक्यूरल बेसिस पर इंटरेस्ट को डिक्लेयर करते हो तो ऐसे सिचुएशन में आप 197 या फिर 197A के तहत जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है वो सर्टिफिकेट ले लेते हो एसेसिंग ऑफिसर से, तो ईयर टू ईयर बेसिस पर भी TDS आप काट सकते हो। जनरली आप लास्ट में ही काटोगे जाकर, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर भी काट सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के बारे में अपनी चर्चा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के बारे में अपनी चर्चा। यहाँ पर हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक आपका इंडियन बैंक हो गया और दूसरा आपका स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। ठीक है, इंडियन बैंक और स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। उसमें स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन होता है उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। इनकम टैक्स में कहीं पर भी आपको प्रोविज़न जो होता है सीधा मुँह उठा के आपने प्रोविज़न बना लिया और आप डिडक्शन ले लोगे किसी भी चीज़ के नाम पे, ऐसा नहीं होता है। जहाँ जहाँ स्पेसिफिकली बताया गया है वहीं पर आपको प्रोविज़न जो है वो अलाउड होता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि बैड एंड डाउटफुल डेट्स के रिस्पेक्ट में दो लोगों के बारे में बताया गया है, दो कैटेगरी में हम देख सकते हैं, दो लोग नहीं बहुत सारे पर्सन हैं, लेकिन इंडियन बैंक और बाकी स्पेसिफाइड पर्सन उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो अगर मान लो इंडियन बैंक के रिस्पेक्ट में क्या बोला जाता है कि प्रोविज़न जितना आप बनाओगे उसमें डिडक्शन कितने का मिलेगा, तो टोटल इनकम का अगर ये वाले सेक्शन के तहत ये सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 में ही बताया गया है। 36 सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 7A है। ठीक है, 7A है। अगर मान लो कि आपको सब क्लॉज नंबर याद रहता है 7A तो ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7A क्लॉज नंबर आप याद रखो। 36 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 7A की जहाँ तक बात करते हैं तो 7.5% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, बिफोर चैप्टर 6A का जो डिडक्शन होता है आपका और ये वाले सेक्शन का डिडक्शन, ठीक है, ये और प्लस 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांस ऑफ रूरल ब्रांच।
ठीक है, तो इंडियन बैंक के केस में इतना प्रोविजन आप बना सकते हो। ठीक है, जितना प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट एवरेज एडवांस मिलता है रूरल ब्रांचेस से आपके, ठीक है, रूरल ब्रांचेस से आपके, उतना प्लस 7.5% ऑफ टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6 ए का डिडक्शन, और ये 36 सबसेक्शन 1 वाला जो क्लॉज नंबर 7 ए का जो डिडक्शन है वो डिडक्शन। अब जहाँ तक हम लोग बात करेंगे कि आपका एग्रीगेट एवरेज एडवांस किसको बोला जाता है, वो हम लोग थोड़ी देर के बाद जानेंगे। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक प्रोविज़न देखा था जो कि बैड डेट्स के रिस्पेक्ट में था। हम लोगों ने बैड डेट्स के रिस्पेक्ट में कुछ प्रोविजंस देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, और एक्चुअली किसी भी प्रीवियस ईयर में इनकम बोलकर आपने रिकॉग्नाइज़ किया था, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि प्रोवाइडेड जिस एक्सटेंट तक जिसको प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अलाउड है, जिसको प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स बनाना अलाउड है, उस एक्सटेंट तक आप प्रोविज़न बना चुके हो, उस एक्सटेंट तक आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्चुअल बैड डेट्स होने पे। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपको एक्चुअल बैड डेट्स के बारे में जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट से अगर राइट ऑफ करते हो, मतलब पहले तो आपने प्रोविजन बना लिया, मान लो कि ये दोनों को मिलाकर आपने प्रोविजन बनाया। ठीक है, अगर मान लो कि इंडियन बैंक का केस है, उसका एग्जांपल देखते हैं, 10 करोड़ का आपका ये 5% प्रोविजन यहाँ पर बनाया, और एग्रीगेट एवरेज एडवांस बोलकर 20 करोड़ बनाया, 20 करोड़ बनाया। ठीक है, तो टोटल 30 करोड़ आपने प्रोविजन बनाया। ठीक है, अब जो प्रोविजन के रिस्पेक्ट में आपका एक्चुअल बैड डेट्स कितना हुआ, एक्चुअल में बैड डेट्स आपका मान लो 29 करोड़ हुआ। एक्चुअल में बैड डेट्स आपका 29 करोड़ हो गया। पहले क्या होता था, पहले ज़माने में ये जो एक्चुअल था इसको भी दो कैटेगरी में बांटना पड़ता था। कितना आपका ये इसके रिस्पेक्ट में हुआ है, मतलब रूरल ब्रांच के रिस्पेक्ट में एग्रीगेट एवरेज एडवांस, मतलब इसको सिर्फ अपने वाले से एडजस्ट किया जा सकता था और इसको अपने वाले से, लेकिन अब इसको टोटल आप कर सकते हो। 10 करोड़ का यहाँ पर आपको, जैसा कि हम लोगों ने 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7 ए के हिसाब से प्रोविजन आपको बनाना अलाउ किया, तो 10 करोड़ यहाँ पर और 20 करोड़ यहाँ पर। ठीक है, टोटल 30 करोड़ का आपने प्रोविजन बना लिया। प्रोविजन बनाने के लिए आपने क्या एंट्री पास की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स फॉर अर्बन एडवांस। इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्रोविजन किसके रिस्पेक्ट में, अर्बन एडवांस के रिस्पेक्ट में, प्रोविजन अर्बन एडवांस के रिस्पेक्ट में। उसके बाद टू प्रोविजन आपका जो रूरल एडवांस था उसके रिस्पेक्ट में एग्रीगेट एवरेज एडवांस बोलकर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 30 करोड़ हो गया, ये आपका 10 करोड़ हो गया, और ये 20 करोड़ हो गया। इस तरह से मान लो जर्नल एंट्री आपने पास कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स फॉर अर्बन एडवांस टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स फॉर रूरल एडवांस। 30 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़ की आपने जर्नल एंट्री पास कर ली। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर में आगे चलकर क्या हुआ, अगले प्रीवियस ईयर में 30 करोड़ जो है वो आपका 29 करोड़ आपका एक्चुअल में बैड डेट्स हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना, 10 करोड़ था, और ये आपका 20 करोड़ था। ऑलरेडी आपने प्रोविजन से एडजस्ट कर लिया, प्रोविजन से एडजस्ट कर लिया 29 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बिल्कुल भी नहीं क्या बोलते हैं, बैड डेट्स का जो डिडक्शन था वो मिलेगा। ठीक है, 36 सबसेक्शन 1 में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बोलकर जो डिडक्शन आप लेते थे वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रोविजन से एडजस्ट हो गया। अगर मान लो यहाँ पर 10 होता, ये 20 करोड़ है और ये 10 करोड़ है, और एक्चुअल में आपका बैड डेट्स 32 करोड़ होता, तो उस सिचुएशन में आपको 2 करोड़ का बैड डेट्स बोलकर डिडक्शन मिल जाता, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रोविजन बोलकर किसी प्रीवियस ईयर में प्रोविजन बना रखा है, तो पहले उससे एडजस्ट होगा, उसके ओवर एंड अबव कुछ होता है तो उसका आपको बैड डेट्स बोलकर डिडक्शन मिलेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा था बैड डेट्स के रिस्पेक्ट में, पूरी कहानी की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की थी बैड डेट्स के रिस्पेक्ट में, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, उसके बाद 41 का सबसेक्शन 4 पीके कायमल, वीरभद्र राव, इन सब का केस हम लोगों ने देखा था। अब हम लोगों की कहानी तो यहाँ पर आती है आपका एग्रीगेट एवरेज एडवांस ऑफ रूरल ब्रांच। अब ये जो रूरल ब्रांचेस होती हैं वो आपको क्या करती हैं, एडवांस में कुछ पैसे देती हैं। इंडियन बैंक का उनका नियम होता है कि वो आपका एडवांस में आपको पैसे देती हैं। ठीक है, अब सबका मिलाकर आपको एवरेज अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, जितने भी ब्रांचेस होते हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब जितने भी ब्रांचेस होते हैं उन सब ब्रांच को मिलाकर टोटल आप कर लेते हो, उनका जो इनकम होता है, टोटल इनकम, उनका टोटल इनकम का बिफोर चैप्टर 6 से डिडक्शन आप क्या कर लेते हो, टोटल कर लेते हो, और डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, उतना पैसा आपको कलेक्ट
यहाँ पर अलाउड होता है, इसलिए इसको एग्रीगेट एवरेज एडवांस बोल के पुकारा गया है। अब जहाँ तक बात हम लोग करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन, अदर स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन हो गए, उसमें आपके अदर स्पेसिफाइड पर्सन हो गए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गया, उसके बाद आपका फॉरेन बैंक हो गया, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन हो गया, और फाइनेंस एक्ट 2016 में आपका एक एनबीएफसी भी जुड़ गया है। एनबीएफसी भी, ये बात को भी, इनको भी यहाँ पर डाल दिया गया है फाइनेंस एक्ट 2016 से। तो ये जो स्पेसिफाइड लोग आपके होते हैं, ये जो महंतम लोग आपके होते हैं, बाकी लोग स्पेसिफाइड पर्सन लोग, उसका 5% ऑफ टोटल इनकम बिफोर चैप्टर 6A डिडक्शन, ठीक है, और इस सेक्शन का डिडक्शन, इतना तक वो लोग प्रोविज़न बना सकते हैं, इतना तक वो लोग प्रोविज़न बना सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने देखा 36 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 7A। अब हम लोग क्लॉज नंबर 7A के बाद क्लॉज नंबर 8 देखते हैं। 36 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 8, ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व अकाउंट। अब ये स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने पर केवल एलिजिबल एसएससी को डिडक्शन मिलता है। किसको मिलता है? केवल आपके एलिजिबल एसएससी को डिडक्शन मिलता है। तो हमें जानना पड़ेगा कि एलिजिबल एसएससी क्या होता है। एलिजिबल एसएससी क्या होता है? तो यहाँ पर एलिजिबल एसएससी एक एलिजिबल कंपनी होता है जो कि फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो। कौन हो? फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो। कंपनीज एक्ट में जैसा कि डिफाइन किया गया है वैसा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो। अब ये जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है ये कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, ठीक है। तो ऐसा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया हो, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी हो। दूसरा आपका हो सकता है कि बैंकिंग कंपनी। अब ये बैंकिंग कंपनी जो होगी वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का के लिए पैसे वैसे देने का काम करती हो, या हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फंड देने का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस करने का काम करती हो, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, हाउसिंग डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि स्पेशल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर इनको कितना डिडक्शन मिलेगा, और ऐसा जो है ये जो एलिजिबल एसएससी होती है, एलिजिबल एसएससी होती है, अब इनका काम ही है ऐसा कि इसके काम के नेचर के हिसाब से उनको स्पेसिफाइड रिजर्व जो है वो उसमें पैसा जमा करना होता है। तो आपने स्पेसिफाइड रिजर्व अकाउंट में प्रीवियस ईयर में जितना पैसा ट्रांसफ़र किया, स्पेशल रिजर्व अकाउंट में, स्पेशल रिजर्व अकाउंट में जितना पैसा ट्रांसफ़र किया, या फिर आपका ये जो 36 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 8 है इसको क्लेम करने के बिना, ठीक है, इसको क्लेम किए बिना, ठीक है, 28 से लेकर 44D तक, 28 से लेकर 44D तक। अब जो आपका स्पेसिफाइड रिजर्व के लिए हमने जो स्पेशल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बारे में देखा, उसके बाद जो है 28 से लेकर 44D के बारे में देखा। तो अगर आपको ध्यान होगा 28 तो आपका चार्जिंग सेक्शन हो गया जो कि लिस्ट बताता है बिजनेस इनकम का। 29 में हम लोगों ने देखा था कि 30 से लेकर 43D के मैनर में आपका बिजनेस इनकम कंप्यूट किया जाता है, इसीलिए अलग से लिखना पड़ा 44D तक, केवल 43D तक नहीं, 44D तक, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने देखा, पहला पॉइंट आपको क्या बोला कि स्पेशल रिजर्व अकाउंट में, स्पेशल रिजर्व अकाउंट में जितना पैसा डिपॉजिट किया वो। दूसरा कि 36 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 18, ठीक है, क्लॉज नंबर 18, ठीक है, जो स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने वाला जो 36 के तहत डिडक्शन मिलता है उसको क्लेम किए बिना यहाँ पर 28 से लेकर 44D तक जो भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को वैसे 44D तक निकाला जाएगा। जनरली प्रॉफिट यूज़ करते हैं हम लोग तो उसमें 43D तक ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन 44D तक यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्पेशल रिजर्व में जितना पैसा जमा किया है वो पैसा और 20% ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट यहाँ पर ये वाले सेक्शन को डिडक्शन देने से पहले 28 से लेकर 44D के मैनर में कंप्यूट किया जाएगा। और तीसरा लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस ईयर को, ठीक है, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को, प्रीवियस ईयर का जो आपका करंट प्रीवियस ईयर का 31 मार्च है उस दिन को, ठीक है, जो भी आपका पेड अप प्लस जनरल रिजर्व होगा, पेड अप शेयर प्लस जनरल रिजर्व जो होगा उसका 200% करोगे, 200%, ठीक है, ऑफ पेड अप प्लस जनरल रिजर्व माइनस स्पेशल रिजर्व अकाउंट में जो पैसा है
फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के एंड को, और फर्स्ट डे को जो स्पेशल रिजर्व अकाउंट में जो पैसा है, ठीक है, उसको माइनस करोगे, और लास्ट डे के हिसाब से पेड अप प्लस जनरल रिजर्व का 200%। अब जो भी आएगा अमाउंट, इन तीनों में जो कुछ भी लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, इन तीनों में जो कुछ भी लोअर होगा उसका डिडक्शन जो है यहाँ पर 36 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 18 में, सॉरी क्लॉज नंबर 8 में है, 18 नहीं, यहाँ पर क्लॉज नंबर 8 में आपको मिल जाएगा, क्लॉज नंबर 8 के हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लॉज नंबर 8 के हिसाब से मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जनरल डिडक्शन के बारे में, जो कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में आता है। मतलब जिस खर्चे का कहीं पर भी डिडक्शन आपको नहीं बताया है लॉ ने, वहाँ उस खर्चे का आप बिजनेस करते हो तो डिडक्शन ले सकते हो, तो जिसका कोई नहीं उसका 37 का सबसेक्शन 1। इसी तरह से आपको याद रखना है कि जिसका कोई नहीं उसका सेक्शन 37 का सबसेक्शन 1। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जनरल डिडक्शन के बारे में। कोई भी खर्चा अगर कुछ कंडीशन को पूरा कर देता है तो बिजनेस इनकम को कंप्यूट करते वक्त में आपको अलाउ हो जाएगा, कोई भी कुछ कंडीशन को पूरा कर देता है। क्या क्या कंडीशन, तो 30 से लेकर 36 में स्पेसिफिकली अलाउ नहीं होना चाहिए। मतलब अब तक हम लोगों ने 30 से लेकर 36 की जो कहानी देखी, 30 से लेकर 36 की कहानी, वहाँ पर स्पेशली बता दिया गया था कि इस चीज़ का डिडक्शन ऐसे ऐसे मिलेगा, इस कंडीशन पर मिलेगा, ठीक है। दूसरा कि ये जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू नेचर का आपका खर्चा होना चाहिए, पक्का से पक्का रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होना चाहिए, मतलब कैपिटल नेचर का नहीं हो। तीसरा कि ये अदर दैन पर्सनल एक्सपेंस होना चाहिए, आपका पर्सनल नेचर का एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चौथी बात यहाँ पर होती है, होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल किया गया हो प्रीवियस ईयर में। तो जिस प्रीवियस ईयर में आप ये सारे कंडीशन को पूरा कर देते हो, 30 से 36 तक कहीं नहीं मिला, रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का नहीं है, अदर दैन पर्सनल नेचर का है, और होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए किया गया है, तो यहाँ पर जनरल डिडक्शन आपको मिल जाता है। जनरल डिडक्शन यहाँ पर बोलकर आपको मिल जाता है। तो जिस भी खर्चे के को आप क्लेम करना चाहते हो जिसका कोई नहीं, उसका 37 का सब सेक्शन 1 होता है। अब इसी 37 सब सेक्शन 1 का जो एक्सप्लानेशन है, एक एक्सप्लानेशन है वो इलीगल एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। इलीगल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बताता है कि अगर कोई भी खर्चा, ठीक है, ऑफेंसिव पर्पस के लिए किया गया या फिर अदरवाइज किसी भी लॉ में प्रोहिबिटेड है तो उसको इलीगल बोला जाएगा। ऑफेंसिव पर्पस के लिए या किसी लॉ में प्रोहिबिटेड है तो उसे बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता, और बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता, अकॉर्डिंगली आपको डिडक्शन नहीं मिलता, कुछ दिन पहले सीबीडीटी का सर्कुलर आया था दवाई कंपनी के रिस्पेक्ट में। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर लोगों को फ्री में कुछ लेने से, जैसे कि फ्री वीज़ आपका होता है, डॉक्टर लोग जो होते हैं गिफ्ट पैसा वगैरह सब लेते रहते हैं करप्ट डॉक्टर लोग, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी ने दिया है, तो अगर मान लो कि जो मेडिकल कंपनी है डॉक्टर लोगों को किसी भी नाम से गिफ्ट वगैरह सब देती है तो उसका डिडक्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेडिकल काउंसिल जो होता है वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स में इनको मना किया है। अब जहाँ तक बात करते हैं सीएसआर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये आपका सेक्शन 1 नंबर 135 में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो आपका सीएसआर के नाम पे वो खर्चा करता है जो कि 30 से लेकर 36 में स्पेसिफाइड है, 30 से लेकर 36 में स्पेसिफाइड है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर 30 से लेकर 36 में स्पेसिफाइड डिडक्शन वाला खर्चा सीएसआर का खर्चा है तो उस सिचुएशन में बिना किसी कंडीशन के पीजीबीपी में आपको डिडक्शन मिलेगा, बिना किसी पीजीबीपी में डिडक्शन मिलेगा। सब्जेक्ट टू इन प्रोविजन में जो कंडीशन मिलता है उसको आप पूरा करो, ठीक है, उन कंडीशन को पूरा करो। तो 30 से 36 वाला कॉमन होगा, सीएसआर वाला तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अदर के केस में अगर आप सीएसआर खर्चा बोलकर कंपनीज एक्ट में आप दिखा रहे हो तो 37 बोलता है, 37 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि डिडक्शन नहीं मिलेगा, 37 का 1 बोलता है कि डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सीएसआर के एक्सपेंस के बारे में कुछ बातें, 80G में जो आपका सीएसआर का डिडक्शन, अगर जो सीएसआर का डिडक्शन जो होता है 80G, ठीक है। अब 80G में क्या करते हो, आप पैसा वगैरह सब देते हो, तो 80G में सीएसआर का डिडक्शन मिलता है अगर कंपनीज एक्ट में क्लेम नहीं किया है तो। अब 80G के रिस्पेक्ट में कुछ बातें आती हैं कि आप 80G में का जो खर्चा है वो उस रिस्पेक्ट में दे रहे हो, ठीक है, जो कि आपका
स्वच्छ भारत कोष में जाएगा या फिर क्लीन गंगा फंड में जाएगा। स्वच्छ भारत कोष या फिर क्लीन गंगा फंड बोलकर आप दे रहे हो, जो कि सीएसआर का पार्ट है, सीएसआर का पार्ट है। तो एटीजी में आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, एटीजी में डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन मान लो कि जातिवाद के लिए, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर वुमेन के डेवलपमेंट पे जो खर्चा किया जाता है उसमें डोनेशन दिया तो एटीजी आपको मिल जाएगा, एटीजी जो है वो मिल जाएगा, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी ये सब बोलकर। दूसरी बात आती है कि जो अगर मान लो कि 35 सेक्शन में हम लोगों ने देखा था, 35 सेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम लोग पैसे देते हैं, तो उसमें जो डोनेशन दिया तो भी आपको एटीजी बोलकर डिडक्शन मिल जाएगा। तो ये रही थोड़ी मोड़ी कुछ बातें जो कि आपको इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना गौर करने लायक भी नहीं है, ठीक है, कि इसको बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेस दिया जाए, तवज्जो दिया जाए। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो कि पेनाल्टी एंड इंटरेस्ट का डिडक्शन, पेनाल्टी एंड इंटरेस्ट का क्या डिडक्शन मिलता है। तो अगर मान लो कि पेनाल्टी जो होता है, पेनल्टी जो होता है आपका, अगर किसी लॉ का इन्फ्रैक्शन की वजह से है, किसी लॉ के इन्फ्रैक्शन की वजह से है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर मान लो कि पेनाल्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण है तो उसको कंपनसेशन का नेचर माना जाता है, तो ये इसका डिडक्शन मिल जाता है, ये अलाउड है। तो पेनाल्टी का डिडक्शन अगर आप 37(1) में क्लेम करने जाते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या किसी लॉ के तहत पेनाल्टी लगाया गया है, किसी कानून ने पेनाल्टी लगाया है, किसी एक्ट, रूल्स या रेगुलेशन ने लगाया है, तब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका जनरल बिजनेस का पार्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर अदरवाइज किसी नेचर का कंपनसेशन है, तो उसका डिडक्शन जो है वो आपको अलाउ हो जाएगा, आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई चीज़ अप्लाई करना है, आपने ऑर्डर ले लिया लेकिन 2 दिन डिले हो गया तो उसकी वजह से आपको पेनाल्टी देना पड़ा, तो वो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण हुआ है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण हुआ है, तो उसके बारे में बोला गया है वो नेचर ऑफ कंपनसेशन का माना जाएगा और वो आपको अलाउड रहेगा, वो आपको अलाउड रहेगा। अब हम लोग इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि इंटरेस्ट का डिडक्शन आप 37 सबसेक्शन 1 में क्लेम करने के लिए जाते हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लो कि इनकम टैक्स लॉ के तहत या फिर आपका जो है पेनाल्टी नेचर का है, पेनाल्टी के साथ साथ इंटरेस्ट भी लगता है इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ की वजह से, या फिर आपका पेनाल्टी लगता है, पेनाल्टी नेचर का है, पेनाल्टी जो लग रहा है उस पर भी ब्याज के साथ आपको देना पड़ेगा, तो पेनाल्टी नेचर का जो इंटरेस्ट है प्लस इनकम टैक्स के तहत है, ठीक है, यानी कि आपका इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ है, इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ है, इसका मतलब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर अदर नेचर का है या फिर तो इंटरेस्ट आपका इनकम टैक्स एक्ट वाला है या फिर अदर लॉ वाला है तो और वो पेनाल्टी नेचर का है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अदर केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, वो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टाइप का माना जाएगा, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने लोन लिया, क्यों लोन लिया था, आपने इनकम टैक्स को पे करने के लिए लोन लिया था, तो उस परिस्थिति में जो आपको ब्याज चुकाना पड़ा, क्या उस ब्याज का डिडक्शन मिलेगा। लोन लिया था इनकम टैक्स को पे करने को, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगा। अब जहाँ तक हम लोग डिमरेज चार्जेस की बात करते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऑफ इंडिया को मान लो आपने डिमरेज चार्जेस पे किया या फिर कस्टम वगैरह सब में भी पे किया होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो डिमरेज चार्जेज होता है वो एक प्रकार का चार्ज होता है, ठीक ठीक है, यानी कि ये आपको अवे भी पेमेंट करना पड़ेगा, कोई इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ नहीं होता है, इसका मतलब इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपने इनकम टैक्स लॉ को कंप्लाई करने में डिफ़ॉल्ट किया है, जैसे टीडीएस टीसीएस, टीडीएस काटना था आपने नहीं काटा, टीसीएस कलेक्ट करना था नहीं कलेक्ट किया, नॉन रेसिडेंट के एजेंट से इनकम टैक्स रिकवर नहीं किया, मतलब ये सब वजह से अगर मान लो कि कुछ प्रॉब्लम आती है और इनकम टैक्स लॉ की वजह से, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में जो भी आपको पैसे लगेंगे वो आपका इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ माना जाएगा, अकॉर्डिंगली आपको क्या माना जाएगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आपका सेक्शन 115 आता है जो डिविडेंड पेड के रिस्पेक्ट में कॉर्पोरेट डिविडेंड पे करने का, जो आप कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करते हो तो वहाँ पर भी ये बात लिखा हुआ है कि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करते हो तो, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं अदर चीज़ों के रिस्पेक्ट में हम लोग प्रोविज़न बनाए तो प्रोविज़न की चर्चा करते हैं। अदर प्रोविज़न के रिस्पेक्ट में हम लोग प्रोविज़न बनाए तो मान लो कि प्रोविज़न हम लोगों ने बनाया है कि अगर सब्सिडी कंपनी के लॉस के लिए प्रोविज़न बनाया है,
ठीक है, प्रोविज़न फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी कंपनी, ठीक है, इसके लिए अगर प्रोविज़न बनाया है तो उस सिचुएशन में ये आपका अलाउड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि अदर वजह से, जैसे कि AS 22 के हिसाब से, आपका AS 22 जो होता है उसके हिसाब से डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ के लिए प्रोविज़न बनाया है, ठीक है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ के लिए प्रोविज़न बनाया है, या फिर AS 13 के हिसाब से या 28 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट्स की वैल्यू डिमोलिश होने की वजह से आपने प्रोविज़न बनाया है, या फिर आपने किसी अनएसर्टेन्ड लाइबिलिटीज़ पर, किसी अदर केस में अनएसर्टेन्ड लाइबिलिटीज़ पर प्रोविज़न बनाया है, तो ये सब आपका अलाउड नहीं होगा। प्रायर पीरियड एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि प्रायर पीरियड एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने प्रायर पीरियड का सैलरी पे किया, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि अगर मान लो लाइबिलिटी प्रीवियस ईयर में क्रिस्टलाइज हुआ है, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, जैसे कि पे कमीशन ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सैलरी बढ़ा दिया है, ठीक है, नया पे कमीशन आया उसने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो जिस प्रीवियस ईयर में क्रिस्टलाइज हुआ है उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ अगर जिस प्रीवियस ईयर में क्रिस्टलाइज हुआ है प्रीवियस ईयर्स को इफेक्ट देते हुए, ये सारे हम लोग जो प्रोविजंस देख रहे हैं वो अलग अलग जजमेंट में कोर्ट वगैरह से हमने डिसीजन लिया हुआ है। सैलरी वगैरह अगर पे करते हैं डायरेक्टर को, कंपनी एक्ट के लिमिट में रहकर डायरेक्टर को अगर सैलरी या परक्विजिट दिया जाता है तो उसका पूरा डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ अदर एस्पेक्ट हम लोगों ने सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के रिस्पेक्ट में देखी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक और बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। हम लोग एक बात करते हैं पेमेंट जो दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, पेमेंट जो दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, उसके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली सेक्शन 37 का 2B बताता है कि पॉलिटिकल पार्टी को कुछ अगर पेमेंट किया जाता है, ठीक है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में कि एडवर्टीजमेंट में, जैसे कि पंपलेट वगैरह सब बांटने में या फिर पोस्टर वगैरह सब चिपकाने का खर्चा जो होता है वो डिसअलाउड होता है, आपको अलाउ नहीं होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया जाता है तो एक्सपेंस बोलकर अलाउ नहीं हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना। हालांकि आपका एक चैप्टर 6 से जो होता है उसमें आपका जो सेक्शन होता है ATGG-B और ATGG-C, इसमें पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को आप जो है डोनेशन वगैरह सब देते हो तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो कोई भी खर्चा अगर करते हो आप प्रचार प्रसार करने में, ब्राउज़र या फिर आप पंपलेट वगैरह सब बांटते हो या फिर आप किसी अदरवाइज उसका पब्लिश करते हो तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डोनेशन वगैरह सब देते हो तो उसके लिए स्पेसिफिकली एक सेक्शन बताया गया है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन के बारे में, अगला सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 40 के सबसेक्शन A के बारे में, जहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपका डिडक्टेबल नहीं होगा। क्लियरली बोल दिया गया है कि भैया ये सारी चीज़ें हम आपको डिडक्ट नहीं करेंगे। तो इसमें बोला गया है 40 सबसेक्शन A में बोला गया है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ठीक है। और एक आपका सेक्शन आता है 40A, यहाँ पर बोला गया है कि हम कुछ सर्कमस्टांसेस में नहीं करेंगे। इसमें बोला गया है कभी नहीं करेंगे, इसमें बोला गया है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में हम लोग आपको इन सब खर्चों का डिडक्शन नहीं देंगे। तो पहले हम लोग 40 के छोटे वाले A की बात करते हैं, फिर बड़े भाई की बात करेंगे बड़े वाले A की। तो 40 सबसेक्शन A और 40 का कैपिटल A, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आएंगे 40A के रिस्पेक्ट में, जैसे कि आपका पॉइंट नंबर I आएगा, ठीक है, 40A का 1, उसके बाद 2A, ठीक है, सॉरी यहाँ पर IA आएगा, उसके बाद IB आएगा। ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको कौन सा याद रखना है, ध्यान रहे आपको 40A के IB को आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट लाया है फाइनेंस एक्ट 2016 ने, फाइनेंस एक्ट 2016 ने नया कंसेप्ट लाया है, इसको बोलेंगे इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी 40A का IB में इक्वलाइजेशन लेवी के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान देना है। तो ये आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है 40A का IB। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 40A के बारे में, 40 के छोटे वाले A के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बोला गया है, स्पेसिफिकली डिडक्शन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इसमें क्या बोला गया है, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसमें साफ साफ नहीं मिलेगा, इसमें सर्टेन सर्कमस्टांसेस में नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर नॉन रेसिडेंट का जो TDS काटने का प्रोविज़न होता है उसको आपने कंप्लाई नहीं किया, नॉन रेसिडेंट का TDS काटने का प्रोविज़न, अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फिर अदर कोई भी पेमेंट किया जाता है, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट और आपका 115A वगैरह सब देखा होगा सेक्शन 195 सेक्शन, ठीक है। तो अदर
मतलब यहाँ पर अदर पेमेंट जो किया जाता है, ठीक है, चाहे वो आपका FTS हो गया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, या फिर अदर पेमेंट हो गया। अब ये अदर पेमेंट जो होता है उसको सर्कुलर 3/2015 ने बताया। अब नॉन रेसिडेंट के लिए अलग अलग जो है अलग अलग सेक्शन 194 LA, LB, LC, ये सब जो है TDS काटना है, TDS चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये जो अदर है, अदर सम पेबल किया जाता है नॉन रेसिडेंट को, विदेशी लोगों को, फिरंगी लोगों को, नॉन रेसिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी को। ठीक है, तो जैसे ही नॉन रेसिडेंट मैंने बोला, आपको इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी भी दिमाग में आना चाहिए। ये अदर सम जो है इसके बारे में सर्कुलर 3/2015 ने बताया। आपका एक सेक्शन होता है 195, जिस विदेशी लोगों को आप पेमेंट कर रहे हो, नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए स्पेसिफिकली कहीं पर TDS काटने के बारे में नहीं बोला गया है। तो 195 बोलता है कि उसको बेटा जो भी पेमेंट करोगे उसका TDS काटना पड़ेगा 195 के हिसाब से। और ये जो 195 का कितना अमाउंट होगा, सम चार्जेबल जो होगा, वो AO डिटरमाइन करता है। AO डिटरमाइन करता है। सर्कुलर 3/2015 ने बोला कि जो वैल्यू AO 195 पर्पस के लिए डिटरमाइन करता है, वही अमाउंट यहाँ पर अदर सम चार्जेबल कहलाएगा। वही अमाउंट यहाँ पर अदर सम चार्जेबल कहलाएगा। तो इंटरेस्ट का पेमेंट या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट या फिर अदर सम चार्जेबल जो भी आप पेमेंट करते हो, अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करता है कोई SSE, तो यहाँ पर भारत के इनकम टैक्स के अनुसार नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी के हैंड में टैक्स अगर बनता है, तो बनना चाहिए टैक्स, तो उस परिस्थिति में उसको पेमेंट करने के वक्त में आपको TDS काटना होगा, रिटर्न फाइल करने के डेट से पहले पहले ही, और सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देना होगा। अगर TDS नहीं काटा या फिर रिटर्न फाइल करने के डेट तक आपने जमा नहीं किया, ठीक है, तो आपका डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 139 का जो रिटर्न फाइल करने का डेट है, वो डेट का लिमिट दिया गया। अब इस प्रीवियस ईयर में मान लो आपका डिसअलाउ हो गया, अब सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में, ठीक है, सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर जमा कर दिया, तो जिस सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में आप आगे चलकर जमा करोगे, आप सबूत दिखा दो कि भैया हमने TDS काटा था, तो आपको डिडक्शन उसका मिल जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, ये तो नॉन रेसिडेंट की कथा हम लोगों ने देख ली, नॉन रेसिडेंट की कहानी हम लोगों ने देख ली। अब रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं और TDS काटना होगा तो क्या होगा? अगर कोई उस रेसिडेंट को पेमेंट करता है, ठीक है, उस रेसिडेंट को पेमेंट करता है, ठीक है, जो कि आपका रेसिडेंट जो है उसको सैलरी का पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, या फिर नॉन कॉम्पिटेंस फीस किसी काम को ना करने के लिए, ठीक है, तो ये सब के रिस्पेक्ट में सेक्शन 28 में ही हम लोगों ने नॉन कॉम्पिटेंस फीस की चर्चा करी थी। ठीक है, किसी एक्टिविटीज़ या टास्क को ना करने के लिए या किसी प्रोफेशन को ना कैरी ऑन करने के लिए फाइनेंस एक्ट 2016 ने बोला था, तो वो नॉन कॉम्पिटेंस फीस या फिर डायरेक्टर सेटिंग फीस हो गया या सैलरी हो गया, ठीक है, या फिर अदर कुछ पेमेंट करता है रेसिडेंट को, और वो पेमेंट TDS के प्रोविजन के तहत फॉल करता है, मतलब आपको TDS काटना था उस पर, TDS के प्रोविजन के तहत फॉल करता है, TDS काटना था, और वो रिटर्न फाइल करने के डेट तक आपको जमा कर देना था। अब TDS नहीं काटा या फिर TDS को जमा नहीं किया, लेकिन यहाँ पर पेमेंट किसको किया जा रहा है? रेसिडेंट को पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो सम पेबल टू रेसिडेंट का 30% डिसअलाउ हो जाएगा, 30% डिसअलाउ हो जाएगा। अब जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पर तो पूरा का पूरा नॉन रेसिडेंट के केस में डिसअलाउ किया था, यहाँ पर 30% को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट किसी प्रीवियस ईयर में अगर इस पेमेंट के रिस्पेक्ट का कंडीशन पूरा कर दिया, तो उस सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में जो बचा कुछ 30% अभी डिसअलाउ हो गया था, उसको भी अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते, ये तो हमने देखा कि ये प्रोविजन का पहला पहलू हम लोगों ने देखा। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। मान लो ये रेसिडेंट मिस्टर राम है, ये रेसिडेंट कौन है? मिस्टर राम है। ठीक है, अब क्योंकि जिसको पे किया वो रेसिडेंट है और वो भारत सरकार से भाग नहीं सकता है, अगर रेसिडेंट पे ही खुद का रिटर्न फाइल करते वक्त में, मिस्टर राम खुद का रिटर्न फाइल करते वक्त में अपने इस इनकम को भी दर्शा देता है और डिडक्टर के दिए हुए अमाउंट को भी कंसिडर करके इनकम टैक्स कंप्यूट करके टैक्स वगैरह सब पे कर देता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर मान लो कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में ये जो डिडक्टर है जो इसको पेमेंट किया है रेसिडेंट को, ठीक है, मिस्टर राम को जिसने पेमेंट किया, मान लो कंपनी ने पेमेंट किया है, तो ये जो कंपनी डिडक्टर है वो अगर CA का सर्टिफिकेट दिखा देती है प्रिस्क्राइब फॉर्म के हिसाब से, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि ये भी 30% जो आपका डिसअलाउ होना था वो डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि बेचारा मिस्टर राम अच्छा आदमी था और उसने सभी चीज़ें कवर कर ली थी, वो सारी चीज़ें कवर कर ली थी उसने अपने इनकम को कंप्यूट करते वक्त में। एक इम्पोर्टेंट केस आपको याद रखना है। कौन सा इम्पोर्टेंट आपको केस याद रखना है? तो यहाँ पर एक केस आता है आपका वेक्टर शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड।
वेक्टर शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। अब प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको याद रखना है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। सो यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी अजीब बात कही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर मान लो कि रेसिडेंट बंदे को आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर टाइम पर जमा नहीं किया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका डिडक्शन डिसअलाउ जो होता है वो उसी पर अलाउड होगा जो अमाउंट पेबल है 31 मार्च को, 31 मार्च को। अब जहाँ तक बात करते हैं कि 31 मार्च को पेबल है, ठीक है, अब रिटर्न फाइल करने वाले फाइनेंशियल ईयर में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर अगर पेड कर दिया तो ये वाला डिसअलाउंस नहीं होगा, मतलब आपका पेबल रहना चाहिए। अगर आपने पेड कर दिया था प्रीवियस ईयर में ही, आपने पेड कर दिया था, आपका 31 मार्च को कुछ पेबल है ही नहीं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में, सॉरी यहाँ पर 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर ना होकर 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर ही होगा, ठीक है। आपने इसी वक्त में पेड कर दिया है तो उसके रिस्पेक्ट में रेसिडेंट को पेमेंट करते वक्त में आपका डिसअलाउ नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट इन केस ऑफ वेक्टर शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड हेल्ड कि 40A का जो ये वाला कौन सा डिडक्शन होता है, आई ये वाला डिडक्शन होता है, ओनली द अमाउंट विच आर पेबल ऑन 31 मार्च एंड ऑन विच टीडीएस हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड और पेड एट द टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, ठीक है, टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। तो ये वेक्टर शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड का केस आपको, वेक्टर शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का केस आपको ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है। तो इतनी कहानी हम लोगों ने देखी नॉन रेसिडेंट को और रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो कि इनकम टैक्स पेड इन फॉरेन कंपनी है तो उस सिचुएशन में क्या होता है। अगर 90 या फिर आपका 90A, सॉरी ये वाले प्रोविज़न के पहले हम लोगों को इक्वलाइजेशन का लेवी का आपका प्रोविज़न देखना है, इक्वलाइजेशन लेवी का प्रोविज़न देखना है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 40A का आपका आईबी आता है, ये आपको याद रखना है, ये आपके फाइनेंस एक्ट 2016 में बताया गया है। ये आपके कौन से फाइनेंस एक्ट में बताया गया है, फाइनेंस एक्ट 2016 में बताया गया है, ठीक है। मान लो कि जितना भी एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के साइट्स होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पोर्टल जैसे कि होते हैं, गूगल आपका हो गया, ठीक है, या फिर फेसबुक हो गया, फेसबुक को भी ऐड करने के लिए पेमेंट किया जाता है, उसको पे करने वाला कोई रेसिडेंट है, ठीक है, उसको पे करने वाला, गूगल या फेसबुक को पे करने वाला कोई रेसिडेंट है। कौन पे करता है, रेसिडेंट है। अब ये नॉन रेसिडेंट है जिसको आउटसाइड इंडिया में पेमेंट किया जाता है, ठीक है, मतलब, और इसको जो प्रेसिडेंट जो पेमेंट करता है वो 37(1) के तहत इसको खर्चा बोलेगा। जाहिर सी बात है कि ऐड करेगा कोई भी तो बिजनेस या प्रोफेशन वाला उसको बिजनेस एक्सपेंस बोलकर क्लेम करेगा। अब क्योंकि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पोर्टल का कोई, ये जो फेसबुक वाला है, गूगल वाला है, इसका मान लो कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तो वो टैक्स देने से बच जाता था। इसीलिए 1 जून 2016 को नया कंसेप्ट डाला गया, कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट डाला गया, ठीक है। ये कंसेप्ट को आप जरा से ध्यान से सुनना। इस कंसेप्ट को बताया गया है सेक्शन नंबर 165 में। सेक्शन नंबर 165 के अनुसार अगर कोई एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है, प्रचार करता है या फिर अदर स्पेसिफाइड सर्विस देता है, मतलब अदर स्पेसिफाइड सर्विस के लिए किसको पेमेंट करता है, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करता है। अदर स्पेसिफाइड सर्विस के लिए नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करता है, प्रचार के लिए या फिर अदर स्पेसिफाइड सर्विस के लिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो बंदा रेसिडेंट पेमेंट करता है वो बिजनेस प्रोफेशन इंडिया में करता है। ये पेमेंट या तो रेसिडेंट करता होगा, ये रेसिडेंट इंडिया में बिजनेस करता होगा, या फिर ये पेमेंट नॉन रेसिडेंट करता होगा जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा भारत में, ये गूगल या फेसबुक वाले को मान लो पेमेंट करता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में उस पेमेंट का 6% नॉन रेसिडेंट पर लेवी होगा। 6% जो होता है वो लेवी होगा। अब जाहिर सी बात है कि 6% लेवी होगा, ऐसा 165 सेक्शन बोलता है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि टीडीएस काट कर ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 195 सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा और टीडीएस काटना पड़ेगा। दो केस में यहाँ पर क्या होता है, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता है। दो केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता है, नो इक्वलाइजेशन लेवी। कौन कौन सा ऐसा केस होता है, अगर उस नॉन रेसिडेंट या फिर आउटसाइड इंडिया में जिसको पेमेंट कर रहे हैं उसका भारत में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है और स्पेसिफिक सर्विस जो होता है ये भारत वाले परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के से कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरी,
एग्रीगेट अमाउंट जो रिसीव करता है नॉन रेसिडेंट वो अप टू 1 लाख तक है। तो छोटे मोटे अमाउंट के लिए उनको परेशान नहीं करना है, 1 लाख तक का अमाउंट है तो इस पर आपका इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता है। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर बोला स्पेसिफिक सर्विस, तो स्पेसिफिक सर्विस का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन प्रचार करना या फिर डिजिटल स्पेस या फिर फैसिलिटी कोई प्रोवाइड करता है उसको पेमेंट करना। ठीक है, जैसे कि स्पेस वगैरह सब आप खरीदते हो। अब जहाँ तक बात करते हैं कि कलेक्शन एंड रिकवरी प्रोसीजर क्या होगा, अगर मान लो रेसिडेंट बिजनेस प्रोफेशन जो करता है, कौन कौन इसको पेमेंट करता है यार, तो रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में। ठीक है, तो सरकार इन्हीं को पकड़ेगी अगर 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट करते हैं स्पेसिफिक सर्विस के लिए, तो 6% से TDS भैया डिडक्ट करो और 7 दिनों के अंदर में, जिस मंथ में आप पे करते हो ये वाले मंथ के इंड के 7 दिनों के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में आकर जमा कर दो। अगर 7 दिनों के अंदर में जमा नहीं किया तो नॉन कंप्लाइंस माना जाएगा, अकॉर्डिंगली आपको ब्याज वगैरह सब तो लग ही जाता है, पेनाल्टी वगैरह सब लग ही जाता है। यानी कि अगर मान लो कि 7 दिनों के अंदर में जमा नहीं किया तो उस सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में लेट हुआ तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से भैया बाद में आना और ब्याज के साथ पे करके जाना। इतना ही नहीं, आप पेनाल्टी के लिए भी लायबल हो गए, पेनाल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट यहाँ पर डिडक्ट नहीं किए या फिर पे नहीं किए इक्वलाइजेशन लेवी, तो उस सिचुएशन में 171 आता है, सेक्शन 171 वो पेनाल्टी के बारे में बताता है कि जितना डिडक्ट करने में आप फेल किए हो उतना अमाउंट इक्वली आपको पेनाल्टी लग जाएगा। ठीक है, उतना अमाउंट इक्वली डिडक्ट करने में फेल किया तो क्या होगा, डिडक्ट करने में फेल किया तो अमाउंट इक्वल टू जितना आपने डिडक्ट नहीं किया उतना पेनाल्टी लग जाएगा। लेकिन अगर डिडक्ट तो कर लिया, डिडक्ट कर लिया लेकिन पे नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, तो आप जब तक पे ना करोगे तब तक आपका 1000 रुपये पर डे के हिसाब से आपका चार्ज बनते रहेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम इक्वलाइजेशन लेवी का अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। अब यही कहानी को आपको जरा सा ध्यान देना है। अब हम आते हैं, अभी तक तो मैं इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में पूरी कहानी बता रहा था, अब 40 के ए के IB के बारे में हम लोग चर्चा करते। अब हमारी मुख्य मुद्दा यहाँ का शुरू हुआ, अगर डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं किया वो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर का, तो उस सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउ कर देगा, फिर सब्सिक्वेंट अपनी प्रीवियस ईयर में अपनी गलती को सुधार लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में आपने इंटरेस्ट पेनाल्टी वगैरह सब जो भी डिडक्ट करना था सब पे कर दो तो आपका यहाँ पर मतलब आपको माफ़ी मिल जाएगी। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो वाला इनकम होता है, जिस इनकम पर इक्वलाइजेशन लेवी लगता है वो 10 के सबसेक्शन 50 के तहत एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, एनी इनकम अराइजिंग ऑन और आफ्टर 1/6/2016 और उस इनकम पर अगर कोई भी इनकम पर अगर इक्वलाइजेशन लेवी लग गया मतलब वो इनकम आपका 10 के 50 बोलते हैं, 10 का सबसेक्शन 50 बोलता है कि उस पर अदरवाइज आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में हमने पूरी कहानी देखी, इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में हमने पूरी कहानी देखी। ये वाला सबसेक्शन के साथ आपको इक्वलाइजेशन लेवी जो है डिसअलाउंस वाला वो आपको याद रखना है। अब जहाँ तक बात करते हैं इक्वलाइजेशन लेवी हम लोगों ने देख लिया पूरी कहानी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका 2 सेक्शन आता है। ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में के तहत आपका 3 सेक्शन आता है, एक आपका सेक्शन 90 आता है, दूसरा 90A आता है और तीसरा 91 आता है। अगर 90A इसके तहत अगर मान लो कि आपने क्या किया, फॉरेन कंट्री में टैक्स पेड करने पर इंडिया में इनकम टैक्स का रिलीफ या फिर आपको क्रेडिट मिलता है। ठीक है, या फिर सेक्शन 91 का क्रेडिट मिलता है उस फॉरेन कंट्री में टैक्स पेड वाले अमाउंट का, तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, उस खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब आपका अगर इनकम टैक्स में इंक्लूड होता है टैक्स पेड इन फॉरेन कंपनी जिसके लिए आपने रिलीफ क्लेम किया है इन दोनों सेक्शन के तहत, या फिर टैक्स आपने जो टैक्स का जो पोर्शन अमाउंट का है वो फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है। ठीक है, उसका जिसका आपको 91 में क्रेडिट मिल गया है, तो उस टैक्स के फिगर का आप हमारे पास डिडक्शन लेने मुंह उठा के मत आना। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि लेवी बाय आपका स्टेट गवर्नमेंट, लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसकी कहानी हम लोग देखते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग होती है ये चलो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे अब आगे।